हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये जो आज का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग, ये आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जाते हैं, ठीक। इससे पहले मैंने आपको कोहलबर्ग की जितनी थ्योरी है, उनके लेबल, उनके स्टेजेस, हिंज की कहानी जो भी, वो सभी मैंने पूरे डिटेल के साथ बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आसान भाषा में आप लोग को समझा रखा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर पहले वो वीडियो देखिएगा, इसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ईवीएस पेपर 1 की क्लास, साथ ही साथ सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस होती है और साइंस पेपर 2 की क्लासेस शुरू है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है, ठीक है, ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदगी किए जाने से बच सके। यहाँ जो निशा है उसको लगता है कि अगर मैं अपना गृह कार्य पूरा करके ना स्कूल जाऊँ तो वहाँ अध्यापिका सभी बच्चों के साथ हमें शर्मिंदगी मतलब महसूस करवाएगी और हम एक बैड बच्चे में आ जाएंगे। तो वो क्या करती है कि वो गुड बच्चा या गुड बच्चा बनने के लिए कि अपना होमवर्क कर लेती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तर्क के चरण को दर्शाता है। तो पहला आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व परंपरागत कहते हैं, फिर कन्वेंशनल जिसे हम परंपरागत, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसे हम उत्तर परंपरागत कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि क्या कर रहा है, यह कन्वेंशनल स्टेज की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निशा है वो टीचर के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ताकि अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाए तो टीचर उसको शर्मिंदा ना करे, ठीक है। तो ये आपका किस स्टेज के अंदर आता है, कन्वेंशनल स्टेज के कारण, कन्वेंशनल स्टेज। और ये किस में आता है, गुड बॉय और गुड गर्ल, ठीक है। मैंने इसे आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। यहाँ पर माता पिता से पुरस्कार पाने की बात की गई है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखा है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज नंबर 1 है, उसमें क्या बताया कि अगर बच्चा कोई बुरा हरकत करता है और उसे सज़ा मिलती है तो उस पर सज़ा मिलती है, लेकिन वही बच्चा अगर कोई अच्छा हरकत करता है तो उसके पेरेंट्स या कोई भी उसे पुरस्कार देते हैं, ठीक है। तो बच्चा खुश हो जाता है, उसे मालूम होता है कि ये काम करेंगे तो हमें बड़ाई होगा, पुरस्कार मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क किस स्तर पर है। तो फिर यहाँ पर कह रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा। इसमें किस में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। मैंने इसको पूरी से बता रखा अच्छा से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, यानी कि सही और गलत बच्चे पहचान सके। तो ये किसने बताया, नैतिक विकास किसका है, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग का है, ठीक है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसका क्या नाम है, नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना, यहाँ पर किसकी बात की गई है, आलोचना की बात की गई है। देखिए, आलोचना को भी मैंने पढ़ा है उस वीडियो में। देखिए, इसमें कह रहा है कि इसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है। देखिए, यही वाला आ गया नारी परिपेक्ष, यानी कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसका आलोचना किसने किया था, तो कैरोल गिलिगन ने किया था। उन्होंने क्या बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो जेंडर बाइस है, इसमें मेल को ज़्यादा वैल्यू दिया गया और फीमेल को इग्नोर कर दिया गया। तो ये क्या होता है, इनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है, यानी कि ये पहला ऑप्शन ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 5 नंबर पर चलते हैं। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल मैंने पढ़ा रखा है, किस में आता है आपका, तो कन्वेंशनल लेवल में आता है, ठीक है। गोल्डन रूल मैंने क्या बताया था कि यहाँ इस रूल में क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, अच्छा और बुरा लड़का, जो गुड बॉयज एंड गुड गर्ल कहता है, इसी स्टेज में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल होता है, ठीक है। तो प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता, तो मैंने आपको बताया था कि अच्छा लड़का और लड़की, जिसमें गोल्डन रूल होता है, जो बच्चे दूसरों के सामने अच्छा बनने की, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
मैंने ये सभी वर्ड को उसमें विस्तार पूर्वक बता रखा है। ऐसे ऐसे वर्ड जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो उन सारे वर्ड को मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर पहले एक बार वो वीडियो देखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। मैंने आपको क्या बताया था, पोस्ट कन देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे को नैतिकता का ज्ञान नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे समाज के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर समाज बोलता है सही है तो ठीक है, समाज बोलता है गलत है तो वो गलत है। इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आता है, जिसमें क्या लोग करते हैं कि समाज की आभाड़ में हमें जो अच्छा लगे, जो जिस नियम से सभी का भलाई हो, उस नियम को हम अपनाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की बात कर रहे हैं। मतलब समाज के नियमों को नहीं मानने की यहाँ पर बात की गई है, बदलाव करना है। तो ये किस में आता है, देखिए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये किस में आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल में आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये किस में आएगा, तो ये आपका कन्वेंशनल में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशनल में गुड बॉयज़ में बच्चे दिखाते हैं कि हम दूसरों के सामने अच्छा बने, ठीक है। और ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या हो जाएगा, तो इसमें बच्चे कहते हैं कि हमें उनकी बात मानना है, नहीं तो हमें सज़ा मिलेगी। तो ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं कह नहीं रहा है। इसके बाद कह रहा है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ ऑर्डर लगेगा वो स्टेज 2 में आएगा, कन्वेंशनल स्टेज में। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, उस नियम को बनाए रखने की बात करता है यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस में। लेकिन यहाँ कह रहा है समय के साथ बदलाव करने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मैंने आपको लगा रखा था कि जहाँ भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कैसे आप बात पहचानेंगे कौन किस स्तर का है, तो सोशल ऑर्डर आएगा तो वो हो जाएगा कन्वेंशनल, और जहाँ ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना, या फिर इसको समालोचना भी कहते हैं, करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों को नैतिकता का आधार क्या है और स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है। मैंने आपको बताया था कि कैरोल गिलिगन ने यहाँ पर कोहलबर्ग की थ्योरी को जेंडर बायस बताया था। इन्होंने बताया था कि अगर कोहलबर्ग ने फीमेल को भी अपने लेबोरेटरी में बुलाया होता तो इनके सोचने समझने की क्षमता फीमेल की अलग होती है। फीमेल कैसे सोचती हैं, फीमेल केयर सोचती हैं, और मेल जो कैसे सोचता है वो जस्टिस परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पुरुषों की नैतिकता का क्या आधार है, वो जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि पुरुष न्याय की दृष्टि से देखते हैं और स्त्री कैसे देखती है, केयर, बच्चों की केयर करने की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह से याद रखिएगा कि पुरुषों का दिल कैसा होता है, कठोर होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा न्याय की बात करते हैं, ठीक है, तो वो जस्टिस हो जाएगा। और महिलाओं का दिल कोमल होता है, इमोशनल भरा होता है, वो तो केयर करने की बात करती है। तो मैंने आपको एक बच्चे के पिटने के आधार पर भी एग्जाम्पल देकर बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषों की नैतिकता में जस्टिस हो जाएगा और स्त्रियों की नैतिकता में केयर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्टिस एंड केयर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला आंसर ही सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंज, यहाँ हिंज होगा, हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। अब देखिए, अब रूही क्या कह रही है कि कुछ भी हो जाए चोरी करना गलत है, हमको इससे मतलब नहीं है कि वो चोरी करता है तो उसकी वाइफ बच जाती है। बस ये क्या है, हमारे समाज द्वारा बनाया गया नियम है कि चोरी करना गलत है और उस पर आपको सज़ा मिलेगी। तो ये क्या है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ऑप्शन समझते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज पनिशमेंट है। यहाँ पर क्या सज़ा करने की बात दी गई है, नहीं, इसमें बच्चा क्या करता है कि दूसरों की बात को मानता है, नहीं तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर कह रहा है प्री कन्वेंशनल स्टेज, यहाँ दिख रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए क्या कर रहा है, चोरी करना किसी भी हालत में गलत है। तो ये समाज की बात कर रहा है, और समाज की बात किस में आता है, कन्वेंशनल स्टेज में आता है। कन्वेंशनल स्टेज में आता है तो कौन से स्टेज में आता है, तो ये आता है स्टेज नंबर 4 में, जिसमें सोशल सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात की गई। तो देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई है समाज के द्वारा कि आप कभी चोरी करिए, किसी भी वजह से करिए, अगर चोरी की है तो आपको ये गलत है, किसी भी हाल में गलत है, ये समाज के द्वारा बनाया गया नियम है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की विशेषता क्या। देखिए सामाजिक व्यवस्था इसमें क्या कह रहा है, बनाए रखना है।
देखिए कुछ भी हो जाए आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रहे, सामाजिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चरण की विशेषता पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंडरस्टैंड, या देखिए पारस्परिकता की समझ की बात कर, तो यहाँ पर समझने की कोई बात ही नहीं थी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अधिकार का डर एवं सजा से बचना, देखो सजा से बचना किस में आ जाएगा, तो ये आपका प्री कन्वेंशनल आ जाएगा, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किस की बात कर दी गई है। क्वेश्चन समझिएगा कि यहाँ समाज की बात की गई, तो समाज की बात जिस स्टेज में की गई उसी स्टेज में यहाँ पर ऑप्शन होगा उसी स्टेज का। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, ठीक है। तो ये अनुमोदन प्राप्त करने की बात भी नहीं कही कि हम दूसरे के जैसे कि हम अच्छा लड़का लड़की बने दूसरे के सामने, ये भी नहीं करी। यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, तो क्या कह रहा है कि कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, और यही आपका आंसर सही है क्योंकि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात की गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के चरणों को उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सुमिलित युग में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये आपके किस में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। तो क्या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में सजा की बात की गई है, नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में कहा गया है कि अगर कोई नियम सब दूसरों की भला नहीं कर रहा है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। फिर यहाँ कह रहा है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा लड़का और लड़की आदर्श पारस्परिकता, देखिए जब हम आदर्श बच्चा कौन कहलाता है, जो अच्छा बन के दूसरों के सामने दिखाता है, तो आपका यही ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर, यहाँ पर बात कर रहा है इक्वल एक्सचेंज की। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर में जो हमें समाज के द्वारा बनाया गया नियम है, तो उसमें क्या यहाँ पर कह रहा है इक्वल एक्सचेंज मतलब जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट की अवस्था, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का एक स्टेज है, और ये भी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का एक स्टेज, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा और लड़की लड़का बनना है, क्या है आदर्श पारस्परिकता है, मतलब दूसरे के सामने आदर्श बन के रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। यहाँ पर देखिए स्वर्णिम नियम आ गया ना, फिर गोल्डन रूल, मैंने गोल्डन रूल के बारे में बताया है। गोल्डन रूल किस स्टेज में आता है, तो कन्वेंशनल स्टेज में आता है, जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखता है। गोल्डन रूल हमेशा किस में आएगा, अच्छा लड़का या लड़की, ठीक है। जब भी अच्छा लड़का लड़की बनने की कोशिश किया तो वो उनके लिए गोल्डन रूल होता है, उस स्टेज को गोल्डन रूल स्टेज कहते हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का या लड़की विन्यास, इसका तो आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं को सही सम्मिलित करने की बात की गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मैंने क्या बताया था कि जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लगे, तो आपको याद रखना कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की रहती है, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में कब ये जो है क्या बता रहा है कि लॉ एंड रूल आर कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल। ये तो देखिए ये ऑप्शन इसका दम बिल्कुल सही हो जा रहा है कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या कहा गया है कि यहाँ पर हम समाज का नियम हमें मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम उस नियम को अपने सोच विचार पर मानेंगे। हमारे लिए जो नियम है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल है। ये नहीं कि जो नियम बना दिएगा उसी को मानेंगे, नहीं, जो नियम हमारे भला की हो, दूसरों की भला के लिए हो, वो वही बात हमें मानना चाहिए। तो इसका पहला ही आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो ये क्या कह रहा है, अधिकार के डर और सजा से बचने के लिए। क्या जो अच्छा लड़का या लड़की क्या अधिकार और डर सजा से बचने के लिए करते हैं, नहीं, क्योंकि अच्छा लड़का या लड़की क्या करते हैं, तो हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और नहीं 13 नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग, यहाँ पर हम देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत आधारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित है। यहाँ देखिए क्वेश्चन समझने वाली बात है कि किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णयों को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित है। मतलब देखिए कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिकार मतलब जो समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, तो उस नियम में अगर मेरा भलाई हो रहा है
देखिए समाज जो जो नियम बना रहा है उस नियम से अगर मेरा भला नहीं हो रहा है तो हमें उस नियम को तोड़ देना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन किस में आता था? ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपका किस स्टेज में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है, जिसमें क्या है कि हम समाज के द्वारा बनाए गए नियम को जानते हैं कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन अगर उस नियम से किसी का भला नहीं हो रहा है तो हम उस नियम को तोड़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित है। मतलब कि उस नियम से अगर मेरा अच्छाई हो रहा है तो हम उस नियम को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। अगर लेकिन उस नियम से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम उस नियम को तोड़ देंगे। ये किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इस नियमों के अनुसरण करना चाहिए। देखिए, अमरजीत जो है एक नियम को स्थिर मानती है, ठीक है, और इस बात की अनुशंसा करती है कि इन सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब यहाँ किसकी बात हो गई, नियम की बात हो गई है। किसकी बात हो गई, नियम की, कि जो नियम बनाए गए हैं उस पर सभी को मतलब अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति के किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। ठीक है, और लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत किस अवस्था में है? तो मैंने क्या बताया कि अमरजीत करी कि जो नियम बनाए गए समाज के द्वारा किसी भी स्थिति में आपका सही होना चाहिए। तो ये किसकी बात कर दी गई है, ये तो आपका कर दी गई लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की कानून व्यवस्था अनुमक, यानी कि जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हैं वो आप सभी को मानना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, डबल बार 15 हो गया। 15 क्या कर रहा है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। ठीक है, क्योंकि सीमा को लगता है कि मम्मी ने पहले हमें अब बताया था कि रसोई से मिठाई नहीं खाना है, वो आज्ञा दी है कि मैं मिठाई नहीं खाना। अगर हम उनकी आज्ञा का अवहेलना करके मिठाई खाने जाएंगे तो हमें क्या, मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। तो उसे मालूम है कि हम ये काम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी और ये काम करेंगे तो हमें सब पुरस्कार मिलेगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर, तो ये क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, मतलब हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा और बुरा काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन द्वारा क्यों की गई थी? ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन द्वारा क्यों की गई थी। देखिए, कैरोल गिल्गन ने क्या किया, नैतिक तौर पर लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए, देखिए लैंगिक भिन्नता आ गया, क्योंकि कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग का किस लिए आलोचना की थी कि इन्होंने फीमेल को वैल्यू ही नहीं दिया था और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल को बुलाया था अपने लेबोरेटरी में। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि आपने फीमेल जो है केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है, जबकि मेल जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने फीमेल को इग्नोर कर दिया था, यानी कि लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा की थी। यही आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 चलते। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो बच्चे होते हैं वो नियम को क्या मानते हैं, निश्चित, मतलब उनके बड़े जो कह दिए उनके लिए एक प्रकार की आज्ञा हो गई है, निश्चित हो गया है। अगर यहाँ पर जो बात कहा गया है कि अगर बच्चे बड़े हमें कह दे कि चोरी करना सही है तो बच्चे उस नियम को मान जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनको नैतिकता का इस स्टेज में कोई ज्ञान नहीं है और उनको लगता है कि जो बड़े ने कह दिया वो सही है। तो दूसरों के नियमों को ये क्या मानते हैं, निश्चित मानते हैं और निरपेक्ष मानते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो रूल है वो हमारा फिक्स्ड है और एब्सोल्यूट मतलब कि वो हमारा सही है। ठीक है, तो बच्चे मानते हैं कि जो बच्चे बड़ों ने हमें आज्ञा दी है, जो रूल दिया है वो सही है और वो फिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। देखिए, ये कौन सी अवस्था है, सज्जा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे क्या मानते हैं कि जो हमें बड़े ने नियम दिया है वो सही होगा और वो क्या होता है, सत्य होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सज्जा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जाकर वो थ्योरी देख लेंगे, क्योंकि मैंने उस थ्योरी में हर एक पॉइंट को बहुत क्लियर से बता रखा और बहुत आसान भाषा में बताया है। ठीक है, तो पहले आप लोग जाकर वो थ्योरी देख लीजिएगा।
देखिए इसके बाद कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैमित्तिक सापेक्षता विन्यास के चरण की क्या विशेषता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, मैंने आप लोग को लिखवाया है कि जो हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें स्टेज नंबर 2 में यहाँ पर जो दिख रहा है ना नैमित्तिक सापेक्षता अभिविन्यास, उसमें क्या था, सधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। मैंने क्या बताया था कि हिंदी में आपके वर्ड चेंज होते रहते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखवाया था कि उसको इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो ये इसमें कह रहा है कि ये अविनाश के चरण की क्या विशेषता है, मतलब इस चरण में क्या, तो ये चरण आपको पता है किसका, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर हम चलते हैं कि व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करना, इसका तो पहला ही आंसर सही हो जा रहा है। कैसे, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो भाई अब तो ये भी इसका पेंसिल तोड़ देगा, मतलब जैसे कि उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो अब हमें उसके साथ क्या करना है, तो ये मेरा ज़रूरत हो गया कि हमें उसके साथ क्या करना है, तो हम क्या करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी भी पेंसिल तोड़ देते हैं। तो ये टीट फॉर टैट की अवस्था है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, और ये क्या होता है, व्यक्तिगत ज़रूरतों की पूरा करने की इसमें विशेषता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। देखिए ये समाज के बारे में कह दे रहा है कि नहीं सॉरी, ये क्या कह रहा है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ये आपका प्री कन्वेंशनल का पहला स्टेज हो रहा है जिसमें बच्चे नियमों को निश्चित देखते, निरपेक्ष देखते, जो दूसरे बड़े हमें नियम दे दिए हैं, जो आज्ञा दे दी है वो सही होगा और बिल्कुल सटीक होगा। तो ये आपका प्री कन्वेंशनल का पहला ये क्या है, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला स्टेज है और प्री कन्वेंशनल का ये दूसरा स्टेज है। मतलब एक लेवल में जो एक लेवल में कितने स्टेज होते थे, 2, यानी कि कोहलबर्ग ने कितने दिए थे, 3 लेवल में 6 स्टेज दिए थे। तो ये दोनों पहला लेवल का है और ये पहला स्टेज है और ये दूसरा स्टेज है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण, देखिए अंतिम चरण में मैंने 3 चरण दिए थे ना, 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। मैंने क्या बताया था, प्री कन्वेंशनल में बच्चों का नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, जैसे बड़े कहते वैसे मानेंगे। ठीक है, और कन्वेंशनल में क्या होता है कि समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे, और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता कह रहा है, अपने अकॉर्डिंग जो उसको अच्छा लगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये तो आपका होगा नहीं। दूसरों द्वारा सम्मान प्राप्त करना ही नहीं है, गुड बॉयज गुड गर्ल बनना ही नहीं इसको। यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियमों को बनाए रखना, यहाँ पर ये आपका भी दूसरा स्टेज में आ जाएगा, नियमों और कानून को बनाए रखना है, तो इसमें बनाए रखने के लिए नहीं कह रहा है। तो ये होगा कि यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों को आंख बंद करने के पालन करने के बजाय उनका प्रशिक्षण करना। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अंतिम वाले लोग क्या कहते हैं कि हमें समाज का नियम मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम उस नियम को जांच पड़ताल करेंगे, अगर वो नियम उस नियम से हमारे भलाई हो रहा है तो नियम सही होगा, मानेंगे नियम को। अगर उस नियम से हमारा भलाई नहीं हो रहा है, दूसरों का भलाई नहीं, तो हम उस नियम को तोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, 19 का चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ कह रहा है कि माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों पर होता है। किसका, सही और गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक माहिरा नाम की लड़की, वो कह रही कि सही और गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर कोई काम करते हैं और उससे उसके माता पिता आंख दिखाते हैं, उसको पिटते हैं, उसको डांटते हैं, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये काम गलत है, हमें आज से नहीं करना। फिर बच्चा कोई दूसरा काम करता है और उससे शाबाशी मिलती है, पुरस्कार मिलता है, तो बच्चा खुश हो जाता है कि ओ ये काम सही है, हमें बार बार करना है। यानी कि उसका गलत और सही किस पर निर्भर करता है, बाहरी कारकों पर, बच्चे को नहीं मालूम है। तो बच्चे को जब मालूम नहीं है, नैतिकता का ज्ञान नहीं है, तो ये किस स्टेज में आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नहीं है, 20 क्वेश्चन थे। आप लोग बताइएगा कि आपके 20 में कितने सही हुए। जिन बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, पहले जाकर वो थ्योरी की वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान भाषा में आप लोग को एक एक करके याद करवा दिया है, काफ़ी अच्छे से बता रखा। तो पहले जाकर आप कोहलबर्ग की वो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन बनाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी अब कंटिन्यू होगी और हम लोग नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।